नमस्कार, मैं हूँ काशिफ़, आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। आज का जो लाइव टॉक शो है, वो हमारे साथ मौजूद हैं जावेद, जो कि सिमरी बख्तियारपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने गेट 2020 परीक्षा में उन्होंने कुछ रैंक लेकर के आए थे और उसमें अपना जो उन्होंने स्ट्रगल किया, उसको उन्होंने डिफ़ाइन भी किया था और हमने उस न्यूज़ को चलाया भी था, दैनिक भास्कर भी चलाया था और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर ने उस न्यूज़ को चलाया था कि किस तरह से जावेद अख्तर ने ये गेट को 2020 को क्रैक किया था। तो अब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने गेट 2020 को कैसे क्रैक किया ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो जावेद जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया काशिफ़। जी जावेद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2020 में जो आपने गेट गेट परीक्षा पास किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया? बहुत-बहुत शुक्रिया काशिफ़। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा कि जो इनवाइट किए आप इस चीज़ के लिए कि हमें अपना स्ट्रगल या अपनी प्रिपरेशन लोगों तक पहुँचा सके। तो सबसे पहले बॉस न्यूज़ का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल की, किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से फेस किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रिपरेशन मैंने कैसे की, तो इनिशियली जो मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तो वो उस टाइम मेरी काफ़ी अच्छी जो एक एजुकेशन थी, इम्प्रूवमेंट थी, वो नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये था कि मैं एक हायर एजुकेशन की तरफ जाऊँ, कुछ बड़े एग्ज़ाम्स हैं, मैं उसे क्रैक करूँ। तो देन आफ्टर बीटेक मैंने मैडिजी से मतलब मैंने क्लासेस ली। उसके बाद वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चला कि मैं किस तरह से गेट को क्रैक कर सकता हूँ, किस तरह से हायर एजुकेशन को अचीव कर सकता हूँ, किस तरह से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने मैडिजी से काफ़ी कुछ सीखा और वहाँ से मैंने एग्ज़ाम भी दिया। हालाँकि मेरी जो बीटेक है, वो 2015 में कंप्लीट हो चुका था बट कुछ सिचुएशन आ गई थी इन बिटवीन 2015 और 19 के बीच, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की देन आफ्टर 20 में मैंने इसको क्रैक किया और क्रैक करने के बाद जो भी रिज़ल्ट है वो सामने है और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है पर्सनली ऑब्ज़र्वेशन, उस चीज़ को मैं मतलब लोगों तक पहुँचा सकूँ जिससे लोगों को बेनिफिट हो। जी शुक्रिया उसके लिए। जहाँ तक मैं बात करूँ रैंक की 2020 में जो आपका रैंक आया था, वो 12,496 रैंक आया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ पे लाखों स्टूडेंट वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और उसके बीच 12,496 रैंक लेके आना, ये अपने आप में एक साबित करता है कि आपने किस तरह से मेहनत किया। उसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जिस वे में जा रहे हैं, उसके साथ-साथ आपकी गाइडलाइंस अच्छी होनी चाहिए कि आप सही रास्ते को चुने हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरह के एग्ज़ाम्स क्रैक करना हो किसी को, तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े जो ऑलरेडी कई स्टूडेंट को या कई इस विद्यार्थी को वो क्रैक करवा चुके हैं? हाँ, ऑब्वियसली जो एक मेडिसी का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक बहुत बड़ा क्योंकि जब मैं बीटेक किया था तो सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मुझे गेट देना है या मुझे कोई बड़ा एग्ज़ाम देना है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब मैं गेट गेट से पास आउट हुआ, तो जो एक कैंपस सिलेक्शन होता है कॉलेज में, हालाँकि कैंपस सिलेक्शन हुआ था, एक कलकत्ता की कोई कंपनी थी उसमें हुआ था। लेकिन एक्चुअली मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना था तो मैंने ये देखा कि जो भी इंडिया में महारत्ना कंपनीज़ है, जैसे भेल हो गया, उसके बाद बहुत सारी कंपनी इसके अंदर आती है। कोल इंडिया लिमिटेड आती है, बहुत सारी कंपनीज़ आती है इससे मुझे जुड़ना है, इसके लिए मुझे बहुत लॉट ऑफ प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे मैं जाकर अचीव कर सकता हूँ। तो फाइनली मैंने सिलेक्शन किया मेडिजी का क्योंकि वहाँ पे जो उसका हिस्ट्री रहा था,
जो अंडर 100 अगर मैं बात करूं आईईएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की, वो गेट से बड़ा एग्जाम होता है। तो वहां पे टॉप 100 में ऑलमोस्ट 90 प्लस जो मतलब स्कोर होता है, जो रिजल्ट आता है वो मेडिजी से है। तो मैंने मेडिजी को चुना था, जो आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को मैंने क्यों चुना था। और वो मेरे लिए काफी अच्छा था, और वो वहां से मुझे जो चीज है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है और मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मुझे मतलब क्या समझ उसके प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने एक प्लेटफॉर्म को चुना और उसके थ्रू मैंने उसके गाइडेंस में काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने जैसे बताया मैं उस डायरेक्शन में मूव किया। मैंने अपना एक गोल गोल सेट किया था कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। बाकी जो डायरेक्शन है, जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, मुझे मेडिजी से मिला। मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जहां से मुझे बहुत सारी चीजें मिल सकी, जो मेरा गोल है उसको सही डायरेक्शन में ले जा सके। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म था वो। जी उसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि मुझे पता है कि आपके जो फ़ादर हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनका काफ़ी योगदान रहा आपके इस पढ़ाई में कि वो ज़्यादा फ़ोकस करते थे कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बनें और एक मतलब कि हायर एजुकेशन में जा कर के आप उनका नाम रोशन करें। और जिस तरह से उन्होंने फ़ोकस किया आप पे और आप उसी राह पे चल कर के आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और जैसा कि आपने न्यूज़ में ये भी बयान किया था कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके फ़ादर का हाथ है। तो क्या आप मुझे बताएँगे कि आपने स्कूलिंग और आपने जो 10 प्लस 2 जो कंप्लीट किया, वो कहाँ से किया? हाँ, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने मेंशन भी किया था कि मेरी जो स्कूलिंग हुई थी, वो इस्लामिया हाई स्कूल से हुई थी। और उसके बाद जो मेरी जो प्लस 2 हुआ था, वो हालाँकि मैं पटना में रह के प्रिपरेशन किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरी जो स्कूलिंग वो प्लस 2 छपरा से हुआ था एसडीएस कॉलेज से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आप बोल सकते हैं, बेहतर नहीं है, बेस्ट नहीं है, जो आप एक बड़े एग्ज़ाम के लिए फाइट कर सके स्कूलिंग। लेकिन कहीं न कहीं जो इंसान की एटीट्यूड होता है, जो एक गोल होता है, एक सपना होता है, वो इनिशियली मुझे मेरे फादर ने दिखाया कि आप यहाँ पर जाएँ और आपके लिए बेस्ट होगा। हालाँकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्हें एजुकेशन की जो एक इम्पोर्टेंस थी, वो पता थी कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मतलब हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप सही डायरेक्शन में चले। और कभी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कहा कि आप इस डायरेक्शन में ना जाए, इस डायरेक्शन में जाए। जो एजुकेशन की डायरेक्शन थी उन्होंने हमेशा चुना। तो आफ्टर ऑल मतलब मैंने जब पटना से पास किया था, मैं वहां से प्रिपरेशन करके जब जिसमें बीटेक में आया था, तो हाँ, बहुत सारी परेशानियां हुई थी। उसके बाद जब मैंने फादर से डिस्कस किया था, जब मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था कॉलेज से कि मुझे जॉब लगी है, तो मैं क्या मुझे जॉब करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें देता हूँ। बाकी मुझे चाहिए कि तुम एक अच्छा एजुकेटेड बनो, हायर एजुकेशन में जाओ। तो वहां से मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर बीटेक तो एमटेक होता है, या फिर गेट की प्रिपरेशन होती है, इसके थ्रू मैं कहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने काफी मुझे इनकरेज किया कि आप उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाए। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे, लेकिन हाँ, ये चीज आपको डिसाइड करना है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो मैंने फाइंड किया इस चीज को, उस प्लेटफॉर्म को। हालांकि इस बीच बहुत सारी परेशानियां आई। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मेरे फादर की, जब मैं फर्स्ट में एडमिशन लिया था, उस टाइम मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें लंग्स कैंसर था। तो इस चीज को मुझे बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ा। हालांकि इस वजह से मेरे जो फादर थे वो काफी ज्यादा नाराज थे कि तुम्हें एजुकेशन नहीं, मतलब अपनी जो एजुकेशन है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो मेरे पास तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा था कि पहले आप हैं मेरे लिए, उसके बाद एजुकेशन। अगर आप सही हो जाएंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल टाइम लगे लेकिन कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल वो साल मेरा सही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने फादर की जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट थी, जो भी एक खुद से असिस्ट करना होता है, उन्हें देखभाल करने की जरूरत होती है, तो वो मैंने खुद से ही किया। उसके बाद उनकी काफ़ी तबीयत खराब रहने लगी। हालाँकि उन्होंने मुझे उस टाइम भी एनकरेज किया कि प्लीज़ आप जाओ और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। तो मुझे सही नहीं लगा था कि मैं जाऊँ, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि जो एक फादर की जो इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप उनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका दिल ही नहीं करेगा उस तरफ जाने का।
लेकिन उन्होंने इनकरेज किया, उसके बाद कंटिन्यूअसली वो मुझे फोर्स करते रहे। हालाँकि इन बिटवीन जब उनकी तबीयत खराब थी, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत सही भी हो गई थी, तो जो वो चल सकते थे, आराम से अपना काम कर सकते थे, तो उन्होंने 2-3 महीने के लिए मुझे वापस अपनी प्रिपरेशन के लिए भेज दिया कि आप जाओ, वहाँ प्रिपरेशन करो। फिर मैं वहाँ आया, आने के बाद मुझे लगा कि प्रिपरेशन करनी चाहिए। आफ्टर 2 या 3 मंथ्स उन्होंने फिर उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई और फाइनली उन्हें मैं सेव नहीं कर पाया, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका सपना था जिसकी चीज़ के लिए मैं मेहनत करता रहा सही डायरेक्शन में, क्योंकि जो एटीट्यूड मिला था, मुझे वो मेरे फादर से मिला था और उसके लिए मैं वर्क करता रहा, हमेशा करता रहा। और अ, मतलब जो सेकंड ईयर था मेरा, फर्स्ट ईयर तो मैं एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें अच्छे रैंक नहीं आए थे। सेकंड ईयर था, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, हालाँकि वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे कि शायद ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, रहने दो, तुमसे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं। हालाँकि मैं इस चीज़ का सपना देखा हूँ। फिर मैंने कहा था पापा से कि आप थोड़ा सही हो जाएँ, मैं इस चीज़ को करूँगा, 100% करूँगा। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को लेकर मैं 2 इयर्स तक काफ़ी स्ट्रगल करता रहा इस चीज़ को लेकर, और स्ट्रगल करके और मुझे अच्छा लगा कि आज मेरा मेरा रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट आने के बाद पहली बार मैं उनके कब्र पे गया था, तो मैंने मतलब हिडेनली तौर पे मैंने सोचा था कि जो आपका सपना था, जो आपने सोचा था कि शायद ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ मैंने आपके लिए आज मैंने किया है। तो उनको खुशी हुई होगी, और सारे मतलब जो समाज के लोग हैं, जो भी आस-पास के लोग हैं, या जो भी मतलब चाहने वाले हैं, सभी को खुशी होगी ऑफ कोर्स। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि जावेद अख्तर ने ये कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान उनके पापा की तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन और जहाँ तक उनका मानना है कि हमारे फ़ादर ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन को समझते थे कि एजुकेशन क्या चीज़ है और वो एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे और उसी का नतीजा है कि आज जावेद ने 2020 में गेट का परीक्षा पास किया। और लेकिन वहीं पे जावेद की एक एजुकेशन की बात करें तो जावेद ने ये भी दिखाया कि जब आप किसी लेवल भी पहुँच जाएँ, लेकिन आप बाप से छोटे होते हैं और जो आपको जन्म देने वाले जो आपके फ़ादर हैं, उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। जब माँ-बाप आपके साथ हों और वो बीमार हो, तो आप उनकी खिदमत के लिए आगे आएँ, ताकि उनकी दुआओं से आप आगे चल के एक अच्छे इंसान भी बने और आपके जो कामयाबी है, आपके कदम चूमे। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, कि जो आगे एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में वो क्रैक भी करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स। लेकिन उसकी जो परेशानी है, वो ये है कि कई ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, वो फाइनेंशियल जो कमज़ोर होते हैं और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनकी गरीबी उनको वहाँ तक नहीं ले जा पाती है। तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीबी बीच में आड़ आती है एजुकेशन की कि अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है, तो क्या गरीबी उसको पीछे धकेल सकती है? ये आपका मानना है? देखिए काशिफ़, इस चीज़ को तो मैं डिनाई करता हूँ कि जो आपकी गरीबी है वो आपके सक्सेस में वो मतलब आड़े आते ऑब्स्टेकल होता है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। कि जो आप मैं कहीं न कहीं इस बात को पहले क्लियर करना चाहूँगा कि जितनी इम्पोर्टेंस जो स्टूडेंट की मेहनत होती है, या उससे कहीं ज़्यादा जो अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइस होती है उसके पीछे। क्योंकि ये चीज़ पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करना होता है, क्योंकि आप इस लेवल से समझ सकते हैं, मैं इस चीज़ को इस लेवल से समझा सकता हूँ कि कोई भी इंसान अपने उनको पता है कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या हार्डली 6 मंथ बाद मेरी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है जो कैंसर होते हैं, मोस्टली कैंसर जो लाइलाज होती है, जैसे उसमें फर्स्ट आता है लंग्स कैंसर। लेकिन उसमें अगर मेरे फादर्स मतलब फादर जो थे उसमें मुझे इनकरेज करते थे कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है और आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैं ये नहीं समझता कि आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन तोड़ सकती है, क्योंकि जब मुझे एक पेरेंट्स को पता होता है कि मेरी डेथ हो जाएगी, उस टाइम वो ये सोचता है कि किस तरह से मैं अपने
बेटे के लिए या अपने जो भी औलाद है उसके लिए मैं अपने कुछ चीजें सॉल्व करूं, कुछ चीजें सेटल्ड करूं ताकि मेरे जाने के बाद इसको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी वो एजुकेशन के लिए सोचता है, फिर भी उस चीज इस डायरेक्शन में सोचता है कि आप एजुकेशन हासिल करो, ना तो उसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा थी। फिर भी वो इस तरह से सोचते थे कि मैं जिस जिस हाल में हूँ रह लूंगा, ठीक है, आप जाओ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। तो वहां से मुझे ये सीखने को मिला, ये माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आपको गरीबी जो है पीछे नहीं ला सकती। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, और स्टूडेंट्स मेहनती होते हैं, एटीट्यूड होता है, उसके साथ साथ कहीं फादर को भी, पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए कि आप आगे आए और आप जाए, हालात मेरे जैसे भी हो, क्योंकि एजुकेशन ही एक मात्र विपन्स है जिससे आप किसी के हालात को चेंज कर सकते हैं, ना पर्सनली बल्कि सोशली, या अपनी जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि गरीबी, हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा काशिफ आपके साथ, ये तो हो गई आपको कि आप किस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं, गरीबी की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि आज जो अभी मैं जी रहा हूं जिस मॉडर्न एरा में, मुझे नहीं लगता कि गरीबी आड़े आएगी, क्योंकि आपके अगर आपके एटीट्यूड अच्छा है, गोल अच्छा है, तो लॉट्स ऑफ पीपुल जो है आपके एनवायरमेंट में आपके आपका साथ देंगे। और उसके बाद इतनी सारे जो ऑनलाइन चैनल्स है, आपको आपको गोल पता होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए, उसके लिए आपको कंटेंट्स पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या, सारे कंटेंट्स अवेलेबल ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, घर में रह के अपना काम कर सकते हो, अपना पढ़ सकते हो, बस एक एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी आपको पीछे नहीं ले जा सकती है। अगर आपको पीछे ले जा सकती है वो लैक ऑफ डिजायर और लैक ऑफ एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही है, आपका डायरेक्शन सही है, आपका डिजायर सही है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता, कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता। तो इस वजह से आपको अपना अपनी जो डिजायर है, इंटेलिजेंसी नहीं है डजेंट मैटर, एबिलिटी नहीं है डजेंट मैटर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, आपकी डिजायर क्या है, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल क्या है। गोल अगर आप एक सेट करते हो तो वो गोल आपको हेल्प करता है सेंस ऑफ डायरेक्शन में कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये डायरेक्शन आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप गोल सेलेक्ट करें और सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी डिजायर अच्छी होनी चाहिए और आपका गोल अच्छा होना चाहिए और आपकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब अगर कोई इंसान ये चाह ले कि मुझे एक एजुकेशन लेना है और ये जो भी एजुकेशन लेना चाहता है उसमें कामयाबी हासिल करना है, तो उसमें गरीबी आड़े नहीं आएगी आज के दौर में, क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में कई ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं हेल्प करने के लिए कि आप अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो मैं हेल्प करूँगा। दूसरी चीज़ कि कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी है, जहाँ से आप बिना खर्च किए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आज के दौर में जिस तरह से बिज़नेस कारोबार है, जैसे कैफ़े हो गए, कॉल सेंटर हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करके और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे वो जो लोग गरीबी का बहाना करते हैं, एक्चुअली वो अपने आप से दूर भागना चाहते हैं। आपका एग्ज़ैक्टली यही कहना है। या बॉस। जी, आप मुझे ये बताएँ कि आप कौन ऐसी ट्रिक आपने अपनाई जिसकी वजह से आपने इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए? जी ऑफ कोर्स मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा लोगों को, जिससे लोगों को बेनिफिट हो कि वो इस चीज को करें। और उसके बाद जिस तरह से मैं इससे पहले दो एक मिनट में इस चीज को क्लियर करना होगा, ट्रिक से जी, पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब मैं बीटेक पास किया था, उसके बाद मेरी उतनी अच्छी जो एक फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन मेरा नहीं था जिसके थ्रू मैं वहां पे जा सकूं। लेकिन मेरा जो एटीट्यूड था ना हमेशा, वो एक पॉजिटिव था कि मैं करूंगा। क्योंकि एजुकेशन आपको प्रॉब्लम नहीं बताती, आपको पॉसिबिलिटीज बताती है कि अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटीज है वहां आपके लिए, तो आप वहां जरूर जाएं। आप अगर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक चीज जरूर करें, कोशिश जरूर करें वहां जाने के लिए। तो मैं वही कोशिश किया कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना नहीं करना, मैंने बस एडमिशन ले लिया गेट में कि यहीं से सब कुछ होना। उसके बाद आने के बाद जो मेरी
4 इयर्स की एजुकेशन थी, ऑल ओवर 4 साल मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मैं ऑलमोस्ट 7 टू 9 मंथ्स की क्लासेस होती है। वंस आपको 4 साल को क्लियर करना होता है, एक मतलब 4 इयर्स टू कन्वर्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट करना होता है। तो उसमें जो एक प्रिपरेशन के दौरान काफी मेडी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्यादा। जो एक रियल इंजीनियरिंग होता है, उन्होंने मेडी जी ने सिखाया कि क्या होता है रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि वहां पर आपका जो सामना होता है डायरेक्ट आईआईटीएन से होता है, एनआईटीएन से होता है, जो भी और भी जो कॉलेजेस होते हैं जैसे प्राइवेट कॉलेज से बहुत बड़ा होता है, आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, वहां पे सभी का सामना होता है आपका, आपको सभी से फाइट करना होता है। बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म होता है वहां पे। डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हो, मैटर ये है कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो। तो वहां पे मैंने सीखा, और एक चीज मैंने अपनाया था उस एजुकेशन के लिए कि जो एक सिलेबस होता है मोर इम्पोर्टेंट कि मुझे करना क्या है। पूरी फोकस काम करे आपकी, मुझे जाना क्या है, और फोकस इस बात पे होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी तो प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स की क्लासेस होती थी, और लास्ट 2 to 3 मंथ्स 12 आवर्स की भी क्लासेस होती थी। इतने घंटे क्लास में बैठने पड़ते थे। आफ्टर क्लासेस आपको 3 to 4 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो मैंने एक चीज अपनाया कि आप कुछ मत करो, आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, उसका आप सीधा कंटेंट्स उठाओ, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सिलेबस उठाओ, ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि पिछला 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, ठीक है, किस बेसिस पे आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज्यादा कवर कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक पढ़ने का एक तरीका पता होगा कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब आप उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आप उस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आती है कि मुझे इस प्रॉब्लम को लगानी होती है, मुझे इस प्रॉब्लम को करना होता है। उस प्रॉब्लम को आप ज्यादा से ज्यादा करें, और उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है आप ज्यादा पढ़ें। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने किया था, वो क्योंकि आप जब बीटेक में पढ़ते हो ऑलमोस्ट 27 to 28 सब्जेक्ट्स होते हैं, और कोर सब्जेक्ट्स होते हैं 4 इयर्स में। उसके बाद आपको जब बीटेक की बात करें तो 15 to 16 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, और आपको सडनली 3 आवर्स में आपको क्लिक करना है, मतलब उस एग्जाम के लिए, मतलब गेट एग्जाम के लिए सारी फॉर्मूला ऑलमोस्ट 7,000 फॉर्मूला जो है इसके बीच आता है। 7,000 फॉर्मूला आपको माइंड में रखने होते हैं एक टाइम, और आपको क्लिक करना होता है उस टाइम के लिए। बहुत बिग टास्क होता है इस चीज को हैंडल करना, और इस प्रेशर को हैंडल करना। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका जो मैं शेयर करना चाहूंगा, बहुत बेनिफिट होगा लोगों को और बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट को, वो ये है कि आप जो भी पढ़ें उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस ऑफ कि जो आप पढ़ रहे हो उसको 10 पेज को या 20 पेज को डिस्क्राइब करो आप एक पेज में। तो वो क्या होता है कि आप जब एग्जाम का टाइम आता है, क्योंकि आपका पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। आप कितना रिवीजन करके जाते हो। आपने एक बार पढ़ लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपसे क्वेश्चन क्लिक हो जाएंगे एग्जाम में। आप उस चीज के लिए कितनी बार आपने रिवाइज किया, आपने कितनी बार रिवाइज किया, रिवीजन का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उन्हें शायद एक सब्जेक्ट पढ़ने में 15 दिन लगे, रिवीजन जब आप करते हो तो एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने में आपको 10 डेज लगेंगे। अगर सेकंड टाइम रिवीजन करते हो तो आपको 5 डेज लगेंगे। अगर आप थर्ड टाइम रिवीजन करते हो सकता है आपको 2 डेज लगेगा। देन अगर आप वन टाइम फिर अब रिवीजन करते हो, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, तो आपको जैसे जैसे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम घटता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज बताएगा कि आप नंबर ऑफ रिवीजन से जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो बेटर होती है। और उसके बाद आप उसके बेसिस पे एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो हार्डली मैंने भी यही किया था कि एक मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, और ऑलमोस्ट इतने रिवीजन हो गए थे, 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिवीजन, कि एक सब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया था एक पेज में। और एक पेज का मतलब है कि आप उसको 2 मिनट में पढ़ सकते हो। जिस चीज के लिए आपने 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगाया है, उस चीज को अगर आप 2 मंथ्स में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप अपने मॉडर्न माइंड का यूज कर रहे हो। तो आप उस चीज को करो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। इससे क्या फायदा होगा, जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में आप लास्ट 10 डेज आप उसको करीब 40 टाइम्स रिवीजन कर सकते हो। जितनी मन चाहे उतनी रिवीजन, क्योंकि 15 पेज को पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। इवनली जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम भी आप जो जो आप पिछले 6 मंथ में आप कर पाए हो अपनी मेहनत में, वो आप चलते चलते सफर में कर लोगे। तो शॉर्ट नोट्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर क्रैक एनी एग्जाम।
तो आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने जाओ तो शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। यही मेरी स्ट्रेटेजी थी और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी है कि आप खुद पे विश्वास करें, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें और बस कोई बड़ा एग्जाम, कोई छोटा एग्जाम नहीं होता है। बस आप उस चीज के लिए मेहनत करें और एक गोल रखें और एक टारगेट रखें कि मुझे करना है तो करना है और नेवर गिव अप। आप गिव अप मत करें, क्योंकि मैंने देखो काशिम, मैं आपके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं उतना ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था अपने टाइम पे, क्योंकि स्कूलिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई। इस्लामिया हाई स्कूल से हुई, हिंदी मीडियम से हुई, तो आप जो बड़े एग्जाम के लिए आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए होता है। तो आप इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराए स्टूडेंट कि मेरा बेस क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं हो, आपका सिर्फ एक चीज अच्छा होना चाहिए, वो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो एक हार्ड वर्क है ना, मतलब हार्ड वर्क बीट टैलेंट। वो चाहे जितना भी टैलेंट हो, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क हो, आप किसी भी टैलेंट को बीट कर सकते हो। ये मेरा मतलब मोरल था इस मेहनत के पीछे। ये चीजें थी जो मैं शेयर किया, तो मैंने ये शेयर किया। उसके बाद आप अ, देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी क्या है वो सारी चीजें, कितना लोगों को पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गरीबी आड़े आती है या नहीं आती है, किस तरह से इंसान को पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए। तो आपका जो एक तरीका है ना, ये क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो उसका तरीका अलग होता है। जो एक मतलब रिजल्ट जो देता है उसका, और जो रिजल्ट नहीं देता है उसके, दोनों में एक तरीका का अलग होता है। जो मैंने आपको एक वे बताया, ये वे ऐसा वे है, हालांकि ये मेरा भी वे नहीं था। जो मैं सक्सेसफुल लोगों के सामने आया, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, और उस चीज पे मैं चला, तो आज जो भी रिजल्ट आपके सामने है वो है। जी हमारे शो में बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जावेद अख्तर जी। जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया और लोगों को कुछ टिप्स बताए, जिसकी वजह से वो अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो उसको कंप्लीट कर सके। जिस तरह से आपने शॉर्ट नोट की बात कही कि स्मार्ट ब्रेन का यूज़ करके जो 10 पेज में, जो 20 पेजेज़ में है, उसको 1 पेज में करके आप जब एग्ज़ाम का टाइम आए, उसे रिवीज़न करके आप अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक्सपीरियंस आया, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद जहाँ पे आपने एग्ज़ाम्स क्रैक किए, वहाँ पे आपने ये सीखा, क्योंकि जैसा कि आपका मानना है कि आपने स्कूलिंग जहाँ से की, वहाँ पे कोई ख़ास बेस नहीं रहा, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपके नज़र में ये है कि आपका जो पॉज़िटिव माइंड है, आपके अंदर जो हार्ड वर्क करने की जो क्षमता है, वो आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आप जाकर के किसी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँगे, क्योंकि हार्ड वर्क ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, जो आप उसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो नाज़रीन जिस काशिफ, मैं एक चीज लास्ट में ये बताना चाहूंगा। जो मैं पास रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों के स्टूडेंट के बीच रहा हूँ, खुद मेरे साथ वो चीजें फेस मैंने किया है। जी, जी। वो चीज मैं बताना चाहूंगा कि लोग जी। क्वेश्चंस करते हैं बेस के ऊपर कि मेरा फाउंडेशन कितना अच्छा, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, मेरा फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तो मैं इस चीज को कैसे कर पाऊंगा। तो मैं आपको एक जी। एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जो एक एग्जांपल है वो है कैलगरी टावर, जो कनाडा में है। जी, जी। उसकी जो आप अगर देखेंगे स्टैंड 190.8 मीटर वो स्टैंड है, मतलब वो खड़ा है, ठीक है। जी, जी। टोटल वेट उसका 10,884 टन है। हुँ, हुँ। और उसकी जो गहराई है, हुँ, हुँ। गहराई वो 6,349 गहराई, मतलब 60% उसका जो पार्ट है जो वेट का, वो जमीन के अंदर है। जी, जी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जितनी आपकी फाउंडेशन होगी, उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगा। तो आपकी जो फाउंडेशन है, ना आपकी स्कूलिंग है ना ही आपकी नॉलेज है, आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी एटीट्यूड है। जो सक्सेस का फाउंडेशन होता है वो एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहें या किस डायरेक्शन में चाहे। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, खासकर स्टूडेंट से, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है स्कूलिंग तक या कहीं भी, तो डोंट वरी, आप घबराए नहीं। आप एक वेपन्स का यूज करें, हार्ड वर्क, और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए रखें। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, और देर ही सही लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी।
जी, बिल्कुल वही बात आपने कही कि फाउंडेशन जो है जितना आपका फाउंडेशन सही होगा, उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी आपकी। तो इसी तरह से एजुकेशन में है कि जिस तरह से आपका बेस जितना मज़बूत होगा, उतनी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं है, आप स्कूलिंग सही नहीं है आप आपका स्कूलिंग सही नहीं रहा, तो लेकिन आप फिर भी उस एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आगे एक कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक वाहिद आपके पास हथियार बचता है, वो ये है कि आपका जो माइंड है वो पॉज़िटिव होना चाहिए और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। प्लस आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल वो एक मज़बूत होना चाहिए, जिसमें आप ये अहद करें कि नहीं हम मुझे ये चीज़ पाना है, तो वो आपको आगे लेके जाएगी। जी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जावेद भाई हमारे चैनल में आने के लिए। तो नाज़रीन जिस तरह से आप सुन रहे थे जावेद अख्तर को जिन्होंने गेट पास किया था 2020 में और उनका रैंक 12,496 आया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम्स देते हैं बहुत प्रिपरेशन करने के बाद और वहाँ पे 12,496 रैंक लेके आना, ये बहुत अपने आप में कामयाबी की एक एक पेस समझ सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने किस तरह से उन्होंने मेहनत किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की 12,496 रैंक लेकर के आए। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका माइंड बिल्कुल सेटअप होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल पॉज़िटिव होना चाहिए और आप जिस वे में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो आप अच्छे कामयाब इंसान और अच्छे कामयाब स्टूडेंट बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहें द बॉस न्यूज़ के साथ, मैं हूँ काशिफ़ अनवर, धन्यवाद।